हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए जो कि बहुत रोए जा रही थी और यहाँ वहाँ पर अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। वो अपनी मॉम को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि तभी अचानक ही बिल्डिंग के सामने से कोई आकर गिरता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही थी। एक्चुअली उसकी मॉम ने तो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। वो बच्ची अपनी मॉम को इस तरह देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और उसी वक्त पर उस बेचारी ने तो अपनी आवाज ही खो दी। तभी नियान की अचानक से आँख खुलती है। तभी हमें पता लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि उसके बचपन का एक ड्रीम था। वो बड़ी घबराई हुई थी और यहाँ पर फिर वो अपने आप को किसी तरह से मैनेज करके उठ जाती है। तभी हमें पता लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद तो आज तक हमारी हीरोइन कभी बोल ही नहीं पाई है। साथ ही हमें पता लगता है कि नियान तो ली ग्रुप के मालिक की बेटी है और हमारी खूबसूरत सी फीमेल लीड भी अब सुहान जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में ही उसे उसकी स्टेप मॉम वानली मिलती है जिसको कि उसने बताया कि तुम्हारे डैड को तो अब कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए वो तुम्हारा स्पेशल बच्चों वाला स्कूल यानी कि वो जो गूंगे पैरों वाला स्कूल तुमने बनाया था उसको बंद करना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर तो नियान एकदम से परेशान हो गई और उनको इशारा करके बताने लगी कि मैं वो स्कूल कभी भी बंद नहीं होने दूंगी। वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है क्योंकि उन्होंने ही वो स्कूल बनवाया था। फिर वैनली उसको कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास छोड़ दूंगी, चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। इस बात को नियान भी मान जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान सी जगह पर वैनली ने गाड़ी रोक ली। तभी वहाँ पर दो आदमी आ गए और उन्होंने तो नियान को एकदम से बेहोशी कर दिया। अब नेक्स्ट जब नियान की आँख खुलती है तब तो वो एक बड़े से होटल के रूम में अपने आप को पाती है, यानी कि फिर तभी हमें पता लगता है कि वानली ने तो उसको किसी बड़े से बिजनेसमैन के हाथों बेच ही दिया था। वो उस बिजनेसमैन को बोल रही थी कि देखो मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया लेकिन अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा, यानी कि तुम्हें मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम है मिंग यान। यान उसी होटल रूम में किसी काम के लिए रुका हुआ था और उसके रूम में वेटर आता है और खाना रख कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन जैसे ही रूम में जाता है तब चारों तरफ उसने सभी जगह ढूंढ लिया लेकिन उसको पता लगता है कि नियान तो यहाँ से भागी चुकी है। फिर क्या था, फिर तो उस बिजनेसमैन के सारे आदमी ही नियान को ढूंढने में ही लग गए और बस उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रिसेप्शन पर एक लड़की को देखते हैं जिसको कि यान के रूम में जाने के लिए कहा गया है, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ साजिश जरूर चल रही है। लेकिन वहाँ पर एक गलती इसलिए हो जाती है कि वेटर तो नियान को ही वो लड़की समझकर यान के रूम में भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो की तो वो खाना खाने के बाद तबीयत ही खराब हो गई थी क्योंकि उस खाने में ड्रग जो मिलाए हुए थे। वहीं अब बेचारी नियान तो अपने फोन में टाइप करके यान के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ड्रग लेने की वजह से यान को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब पहले तो वो उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन जब उसके ऊपर नशा ज्यादा ही चढ़ गया फिर तो वो हमारी हीरोइन के साथ जबरदस्ती करने लगा और तभी हम देखते हैं कि कोई तो है जो ड्रोन के जरिए इन दोनों पर नजर रख रहा है। अब यहाँ पर नियान अपने आप को छुड़ाने के लिए यान को काट भी लेती है और जैसे ही वो उसको मारने वाली थी तभी बेचारा यान तो एकदम से बेहोश हो गया। वो भी उसको बेहोश देखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। नेक्स्ट डे हम लोग तो बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं और यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि हमारे हीरो को तो उसकी दादाजी की कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था। अब वो यहाँ पर रिपोर्टर्स को इग्नोर करके पूरे एटीट्यूड में ऑफिस में एंटर हो जाता है लेकिन यहाँ पे उसके कुछ एम्प्लॉयज और उसके अंकल होंगे भी बैठे हुए थे। यहाँ पर इन सब लोगों को ही यान का प्रेसिडेंट बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब यान उनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख देता है और उनको कह भी देता है कि अगर यहाँ पर किसी को मुझसे प्रॉब्लम हो तो वो अभी कह सकता है और नौकरी छोड़कर जा भी सकता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन तो घबराई हुई घर पर पहुँच जाती है और यहाँ पर आकर उसने तो अपनी स्टेप मॉम के ऊपर जूता ही फेंक कर मार दिया और अपने डैड को सब कुछ बता भी दिया लेकिन उसके डैड तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे और बस उसकी स्टेप मॉम की ही साइड लिए जा रहे थे। लेकिन नियान ने तो यहाँ पर सबको कह दिया कि मैं मेरी मॉम का वो स्कूल कभी भी नहीं बेचने दूंगी, चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए। लेकिन इतना सुनते ही उसके डैड तो उसको बहुत जोर से थप्पड़ मार देते हैं और वहाँ से भगा ही देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद बेचारे नियान तो काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी क्योंकि उससे इस बात का तो अंदाजा नहीं था कि उसके फादर भी इसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ यान का असिस्टेंट उसको एक लड़की की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या ये वही लड़की थी जिसको कि होंगी अंकल ने होटल में भेजा था, लेकिन यहाँ पर यान ने मना ही कर दिया कि नहीं ये तो वो लड़की नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नियान के डैड भी अपनी वाइफ से यही पूछे जा रहे थे कि क्या नियान सच में बोल रही है, लेकिन यहाँ तो वान ली बहुत ही ज्यादा मासूम बनते हुए उनके डैड को ही फंसा लेती है और यही कहने लग जाती है कि वो बिजनेसमैन आपकी बेटी को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और अगर उसके साथ नियान की शादी हो जाती है तब तो हमारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा क्योंकि वो हमारी कंपनी में
इन्वेस्ट करने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तभी यहाँ पर एंट्री होती है न्यान की स्टेप सिस्टर की। वो आकर मॉम डैड को न्यूज दिखाती है जो कि यान और न्यान के बारे में ही थी, क्योंकि वो उनकी ड्रोन वाली ली हुई पिक्चर सारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। एक्चुअली अंकल होंग्यू ने उनकी वो पिक्चर्स ली थी और उसने ही वो सोशल मीडिया पर अपलोड कराई थी ताकि उसका नाम बदनाम हो सके। वहीं होंग्यू इसी न्यूज के बारे में यान के साथ बात कर रहा था और कहने लगा कि पहले तो तुम्हारे पापा किसी औरत के साथ पकड़े गए और अब तुम ये सारे काम कर रहे हो, इससे तो हमारी कंपनी का नाम ही खराब हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि तुम इस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटी जाओ। अब असिस्टेंट ली यान के पास उसी न्यूज की सारी डिटेल्स लेकर आ जाता है और तभी यान तो होंग्यू को यही कह देता है कि देखो वो जो लड़की है ना वो मेरी फियांसे है और मैं बहुत जल्दी ही उससे शादी करने वाला हूँ, इसीलिए इस बात से आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको सुनकर होंग्यू तो एकदम से सरप्राइज हो गया और गुस्से में आके उठ के वहाँ से चला ही गया। अब यान तो न्यान के बारे में सब कुछ जान गया था कि वो गूंगी है और ली ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी है। और फिर क्या था, फिर तो वो बस उसको ढूंढने के लिए ही चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वैली भी डैड को भड़काई जा रही थी और उनका यही कह देती है कि पहले तो यान के फादर ने आपकी वाइफ के साथ रिलेशन रखे, अब उनका बेटा भी आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। ये सब सुनकर डैड तो गुस्से में आके वहाँ से उठ के ही चले गए और वान ली तो चाहती भी यही थी कि डैड किसी भी तरह से बस न्यान से नफरत करना शुरू कर दें। अब रात के टाइम एक बार फिर से वान ली न्यान को किडनैप करवाती है और उसी बिजनेसमैन के पास छोड़ देती है। लेकिन इसी बीच ये सब कुछ यान ने देख लिया था, वो उनका पीछा करने लग जाता है। वहीं वो बिजनेसमैन न्यान के साथ तो बहुत जबरदस्ती किया जा रहा था, लेकिन न्यान उसको धक्का देकर गाड़ी से बाहर निकल आती है और जैसे वो बाहर निकली तब तो यहाँ पर यान खड़ा हुआ था। वो उस बिजनेसमैन को भी बहुत मारता है और उसके आदमियों को भी, और इस तरह से वो न्यान को बचा लेता है। अब फाइनली वो उसको लेकर एक सेफ जगह पर चला गया और यहाँ पे आते ही उसने तो एक एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रख दिया और कहने लगा कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दोगी तो कुछ मुसीबतें मेरे ऊपर आई हुई हैं, उनसे मैं बच जाऊंगा और तुम भी बच जाओगी। वहीं जैसे ही न्यान ने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मान तो जाती है, लेकिन फिर भी उसने यान से यही कह दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प वैसे भी तो कर सकती हूँ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या ही जरूरत है। अब यहाँ पर यान उसको सारी बातें बताने ही जा रहा था कि तभी न्यान के पास स्कूल से मैसेज आता है जिसमें कि प्रिंसिपल ने लिखा हुआ था कि बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं। इसी वजह से न्यान वहाँ से उठी और चली गई। तभी असिस्टेंट वहाँ पर पहुँच गया और यान को बताने लगा कि न्यान तो यहाँ से चली ही गई, क्या आपने नहीं देखा? जिस पर यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सोचने लगा कि इस लड़की ने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। वहीं स्वान भी जाकर सभी बच्चों के पेरेंट्स को समझाती है और उन्हें बहुत विश्वास दिलाती है कि मैं इस स्कूल को बिकने नहीं दूंगी और आपके बच्चों की पढ़ाई का कोई भी हर्जाना नहीं होने वाला। अब वो किसी तरह सारे पेरेंट्स को समझाती है और वो भी मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद न्यान सीधा घर पर पहुंच जाती है और आकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि वो किस तरह से अपने डैड को वो स्कूल बेचने से रोकेगी। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही न्यान तो सीधा यान के घर पर पहुंच जाती है और वहां जाते ही उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बदले एक शर्त रखी कि तुम मेरे स्कूल को खरीद लोगे। लेकिन पहले तो वो स्कूल खरीदने के लिए मान ही नहीं रहा था। इसी वजह से न्यान तो यहाँ पर उसको परेशानी करना शुरू कर देती है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें ही करनी शुरू कर दी थी। इसी वजह से वो न्यान को दूर रहने के लिए कहता है और फाइनली उसकी वो स्कूल वाली बात को भी मान गया था। अब फाइनली वो पेपर्स पर साइन कर देती है और इसके साथ साथ ही यान ने उसको कुछ रूल्स भी समझा दिए और कहने लगा कि मुझे किसी का भी मेरे साथ क्लोज आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक में तुम मेरे क्लोज आ सकती हो। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा और मेरे कमरे में आने की जरूरत बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने ये सारे रूल्स फॉलो किए मैं तभी तुम्हारे स्कूल को खरीद लूंगा। अब यान वहाँ से उठकर सीधा अपने रूम में पहुँच जाता है और उसके दादाजी का भी कॉल उसे आ रहा था, लेकिन तभी पीछे से न्यान भी पहुंच गई और उसको आकर कहने लगी कि मुझे मेरे घर जाकर मेरे कपड़े लेकर आने हैं। लेकिन यान ने बहुत रूडली बिहेव किया और उसको कहने लगा कि वो मेरा सेक्रेटरी ले आएगा, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो तो न्यान को लेकर अपने कुछ रिलेटिव्स और दादाजी से मिलवाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही दादाजी उसको मिलते हैं और उसके साथ पहचान होती है तब तो दादाजी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो कहने लगे कि पास्ट में इस लड़की की मॉम ने तुम्हारे डैड को बहुत ज्यादा बदनाम किया था, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब दादाजी को इतना ज्यादा परेशान देखकर यान को उन्हें सच्चाई बतानी ही पड़ जाती है कि ये सब हुआ था और ये सारी ही एक डील है, वैसे भी इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर क्या था, ये सुनते ही दादाजी तो एकदम से ही खुश हो गए कि ठीक है जल्दी से मामला निपटाओ, जितना जल्दी ये मामला निपट जाएगा मैं उतनी जल्दी ही तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की से करवा दूंगा।
तभी वहाँ पर होंगी पहुँच जाता है और यान की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है कि तुम अपने डैड की नाजायज औलाद हो। लेकिन आगे से यान ने भी उसको जवाब दे दिया और कहने लगा कि फिर भी तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। और इतना सुनते ही होंगी तो एकदम से चिढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ न्यान ने भी दो लेडीज को बातें करते हुए सुन लिया था। वो कह रही थी कि उनके दादाजी तो उसकी शादी सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं। ये बात सुनते ही वो बेचारी तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और टाइपिंग के जरिए उनको बहुत ज्यादा सुना देती है। कहती है कि यान ही उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसी वजह से उस बेचारी ने भी हाँ कर दी। और ये सब तो पीछे खड़ा हुआ यान भी सुन लेता है और उसको फौरन से आकर रोकने ही लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर यान तो रोमांटिक होने की कोशिश करता है क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता था कि ये दोनों रियल कपल है। इसीलिए वो न्यान को इशारा करता है कि तुम मेरी प्लेट में खाना डालो। अब न्यान भी चुपचाप उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लग जाती है। लेकिन तभी होंगी उसको कह देता है कि तुम्हें तो फिश से एलर्जी है ना, क्या ये बात तुमने न्यान को नहीं बताई। अब ये बात सुनते ही न्यान फौरन से उसकी प्लेट से खाना निकालने लग जाती है। लेकिन न्यान ने उसको मना कर दिया और कहने लगा कि एक बार तो मैं खा ही सकता हूँ। फिर वहीं बैठे हुए दादाजी ने उसको कहा कि जल्दी से अरेंजमेंट करवाओ और ये सबके सामने अनाउंस कर दो कि न्यान तुम्हारी फियांसे है। वहीं दूसरी तरफ वान ली और उसकी बेटी वो दोनों ही बैठे हुए प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग न्यान को नीचा दिखा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसकी शादी यान से हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाती। अब नेक्स्ट डे जैसे ही न्यान कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है और उसको जल्दी तैयार होने के लिए कह देता है। लेकिन जैसे वो यहाँ से बाहर जा रहा था तभी उसकी स्टेप सिस्टर यान से मिलती है और न्यान की बहुत सारी बुराइयां उसके सामने करने लग जाती है। वो यान के बहुत क्लोज आने की भी कोशिश करती है और साथ में उससे ये भी कहती है कि न्यान के तो कई सारे लड़कों के साथ रिलेशन थे। लेकिन यान उसको कुछ भी नहीं कहता और यस बोल के वहाँ से चला जाता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। यहाँ पर यान और न्यान दोनों ही आ चुके थे। जैसे वो यहाँ पर अनाउंस करता है कि न्यान मेरी फियांसे है, तभी सब लोगों के फोन पर कोई मैसेज आया जिसमें कि न्यान के फोटोज कई सारे लड़कों के साथ थे और उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि इस लड़की के तो कई सारे लड़कों के साथ रिलेशन है। अब बेचारी हमारी हीरोइन बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी वो सबको समझाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं समझता और रिपोर्टर्स उससे उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देते हैं। तभी यान न्यान को लेकर वहाँ से निकल जाता है और पीछे से हम लोग देखते हैं कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि वान ली और उसकी बेटी की प्लानिंग थी। अब रूम में आते ही न्यान यान को टाइप करके बताने की कोशिश करती है कि ये सब झूठ है जो भी कुछ यहाँ पर बोला गया है। तभी यान उसको कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को वहाँ पर बुलाता है और सारी सच्चाई जानने के लिए कह देता है। वहीं पर असिस्टेंट तो यान को आइडिया दे देता है कि ये तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप न्यान को छोड़ सको। आप सबको यही बोल देना कि न्यान ने आपको चीट किया है, इसी वजह से मैं उसको छोड़ रहा हूँ। और रही बात उसकी प्रॉब्लम्स की तो वो खुद ही समझ लेगी। लेकिन पीछे से ये सारी बातें न्यान भी सुन लेती है। वो जैसे ही बाहर आती है तब तो यान अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि मैंने तुमसे जो काम कहा है तुम वही जाकर करो, क्योंकि अगर असिस्टेंट ऐसा ना करता तो न्यान तो सीधा रिपोर्टर्स के पास पहुंच जाती और उनको बताने ही लग जाती। वहीं बाहर वान ली तो रिपोर्टर्स के सामने यही बोल रही थी कि न्यान तो पहले से ही बहुत बुरी लड़की है, वो उसकी इमेज को खराब करना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर यान और उसका असिस्टेंट पहुँच जाते हैं और मीडिया के सामने सब कुछ बता देते हैं कि देखिए ये सारी फोटोज तो एडिट की हुई है और फोटोशॉप करी हुई लग रही है। इस बात का हमारे पास पूरा सबूत है और दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं ये सारी बातें सुनकर तो वैनली को गुस्सा ही आ गया था। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यान तो यान को अपनी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए थैंक्स बोल देती है। और ये सब करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकल रही थी कि तभी वो वानली को किसी औरत के साथ बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो औरत कह रही थी तुम न्यान के डैड की वाइफ सिर्फ मेरी वजह से ही बन पाई हो, इसीलिए तुम मुझे कभी भी भूलना मत। वहीं वैनली भी अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और ना ही उस औरत से ज्यादा बातें करना चाहती थी। इसी बीच न्यान के पास सेक्रेटरी आ जाता है और उसको उसका बैग थमा देता है। फिर बैग लेने के बाद जैसे ही वो साइड पे होकर देखती है तो वो दोनों लेडीज वहाँ से जा चुकी थी। अब न्यान सीधा होटल ओनर के पास जाती है और उस लेडी की डिटेल मांगती है, जिसमें उसको बताया गया कि ये यहाँ पर टेम्पररी एम्प्लॉय है जिसका नाम लान है। तभी न्यान को याद आया कि ये तो वही लेडी है जो कि मेरी मॉम का ख्याल रखा करती थी और उनको टाइम पर दवाइयाँ दिया करती थी। इस बात को याद करके तो न्यान एकदम से कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि आखिरकार उस लेडी का वैनली से क्या ही रिलेशन हो सकता है। अब न्यान सीधा सेक्रेटरी के पास जाती है और उसको कह देती है कि मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पे जा रही हूँ, इसीलिए यान को बता देना। सेक्रेटरी भी जाकर यान को सारी बातें बता देता है।
अब वो सीधा घर पर पहुंच जाती है और वहां जाते ही उसने पहले तो ये डिसाइड किया कि अगर मुझे मॉम और उस लेडी के बारे में जानना है तो मुझे मेरे फादर से रिलेशन अच्छे बनाने होंगे। वो पहले तो बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके डैड तो मान ही नहीं रहे थे क्योंकि वो उन्हीं के दुश्मन से शादी कर रही थी। लेकिन वो हार नहीं मानती और अपने डैड को मनाने की कोशिश करने लग जाती है, जिसके बाद उसने कहा कि मॉम के जाने के बाद आप तो मुझे कभी स्कूल में मिलने भी नहीं आए। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं ही आपको छोड़कर यहाँ से चली जाती हूँ। जिसको सुनते ही डैड भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और इसी वजह से डैड तो उसको डिनर पर रुकने के लिए भी बोल देते हैं। और ये सारी बातें तो थोड़ी दूर खड़ी हुई वॉन ली और उसकी बेटी भी सुन रहे थे। अब जैसे ही रात के टाइम ये लोग डिनर कर रहे थे कि तभी वहाँ पर डैड तो बहुत प्यार से न्यान को सर्व करने लगे। वहीं डिनर पर बैठे हुए न्यान तो डैड से यही पूछ लेती है कि मेरी मॉम की वो जो पुराने वाली डायरी थी वो कहाँ पर रखी हुई है। डैड ने बताया कि वो स्टोर रूम में है। जिसको सुनते ही वानली तो एकदम से समझ गई कि यहाँ आने के न्यान के इरादे कुछ सही नहीं है। तभी एकदम से न्यान के पास स्कूल से कॉल आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान भी न्यान के जाने से परेशान था और वो सेक्रेटरी से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ वैनली भी स्टोर रूम में पहुंच जाती है और उसकी मॉम की डायरी ढूंढने लगती है, लेकिन पीछे से न्यान भी आकर उनको कहने लगती है कि मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुमने ही मेरी माँ को मरवाया है। लेकिन इस पर वैनली कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारी माँ की डायरी पढ़कर ये देखना चाहती थी कि वो डिप्रेशन में आखिर गई क्यों। और फिर वो न्यान के बैग से रिकॉर्डर निकालती है और उसको कहने लगती है कि दोबारा से ऐसा करने की सोचना भी मत। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे इस तरह फंसा लोगी। और इतना कहने के बाद वो तो वहाँ से निकल जाती है। वहीं अब न्यान बाहर चली जाती है टहलने के लिए। तभी वहाँ पर यान भी आ गया और उसको कहने लगा कि प्लीज यहाँ से घर चलो। लेकिन हमारी हीरोइन ने तो उसके साथ चलने के लिए मना ही कर दिया और कहने लगी कि मुझे यहाँ पर बहुत सारा काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। फिर यान भी अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहने लगता है कि आज की रात तो मैं भी यहीं पर रुकूंगा। फिर ये दोनों घर पर पहुंच गए और यहाँ पर जैसे ही ये डैड से बात कर रहा था तब तो डैड इसको इग्नोर करके ही वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद यान तो सीधा न्यान के रूम में ही आ जाता है और कहने लगता है कि आज तो मैं यहीं पर ही सोऊंगा। अब ये सुन के जैसे ही न्यान दूसरे रूम में सोने के लिए जाती है तब तो वो उसको रोक लेता है और कहने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी और फिलहाल के लिए तुम इसी रूम में सोओगी, लेकिन नीचे फर्श पर। अब बेचारी न्यान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो करती भी क्या, उसे इसकी सारी बातें माननी पड़ जाती हैं। अब यान उसको परेशान करने के लिए स्टोरी सुनाने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से न्यान तो उसको एक हॉरर स्टोरी सुनाती है। और बस फिर क्या था, हॉरर स्टोरी सुनकर तो हमारा हीरो थोड़ा डर ही जाता है और आकर न्यान के पास में ही लेट जाता है। अब न्यान एकदम से उठी और उसको कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यान ने उसको बताया कि तुमने जो स्टोरी सुनाई थी ना, उसकी वजह से मुझे डर लगने लगा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास ही आकर लेट गया। फिर वो उसको एक सॉन्ग सुनाती है और कहने लगती है कि तुम्हें जब भी डर लगे इस गाने को हाई वॉल्यूम पे सुन लेना। और फिर वो उसको अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि पहले तो मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगा करता था, लेकिन जब से मेरी मॉम चली गई है तब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आती रहती हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर तो अब यान भी उसको ऊपर बेड पर जाकर सोने के लिए कह देता है। वही नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही यान उठता है तब वो उसके डैड के पास जाकर बैठ गया और उनको कहने लगा कि थोड़े दिनों बाद वैसे भी मेरी कंपनी आपकी कंपनी को ओवरटेक कर ही लेगी, इसीलिए अच्छा होगा कि आप मुझे अपनी कंपनी के सारे शेयर्स बेच दें, क्योंकि बाद में तो आपको ऐसी कीमत नहीं मिलने वाली। लेकिन इस बार भी डैड उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन डैड को ये बात बुरी लग गई और वो न्यान को कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर इसलिए कर रही हो ताकि मैं इसकी हेल्प कर सकूं। लेकिन इस बात को सुनकर तो न्यान परेशान होने लगी कि अगर इस तरह ही चलता रहा तब तो मुझे मॉम के बारे में डैड से कुछ भी पता नहीं लग पाएगा। अब वो सोच ही रही थी कि वो किस तरह से डैड की हेल्प करे। तभी उसके डैड फिशिंग कर रहे थे और उनकी कमर में झटका आ जाता है। तब न्यान जाकर उनकी हेल्प तो करती है, लेकिन डैड ने तो हेल्प करने से मना ही कर दिया और कहने लगी कि वैनली बाद में आकर मसाज कर देगी, तुम तो रहने ही दो। जिसके बाद न्यान अपने डैड को समझाती है कि यहाँ पर वो यान की कंपनी के लिए नहीं बल्कि डैड से अपने रिश्ते सही करने के लिए आई है। और साथ ही वो ये भी बता देती है कि मुझे आपके या यान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस बारे में आपका जो भी फैसला होगा मुझे वही मंजूर होगा। अब इस बात को डैड भी अच्छे से समझ चुके थे, इसीलिए वो यान के पास आते हैं और उससे वो शेयर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। लेकिन साथ में डैड ने 2 शर्तें भी रखी थी, जिसमें से एक तो ये थी कि कंपनी के शेयर्स मिलने के बाद वो उसके एम्प्लॉयज को नहीं निकालेगा और दूसरी शर्त ये थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ये बताएगा कि ये सारे शेयर्स मैंने अपनी मर्जी से तुमको दिए हैं। अब कंपनी की भलाई के लिए यान भी मान जाता है।
वहीं इसी बीच वैनली भी आ गई थी और वहाँ पर हंगामा ही करने लगी कि तुम इस कंपनी को इसे कैसे ही दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर डैड उसको कुछ भी नहीं कहते और चुप करके वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि आज तो यान सिर्फ न्यान के लिए साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसको देखता है तब तो सीखना एकदम से बंद कर देता है। अब न्यान तो जल्दी में कहीं जा रही थी। यान भी उसको पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से निकल जाती है। इस चीज को देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया और अपने सेक्रेटरी को जाकर कह दिया कि प्लीज जाकर पता लगाओ कि वो आजकल कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। अब फिर से रात के टाइम वो दोबारा से रेडी होकर कहीं जा रही थी, तब यान ने उसका पीछा किया और वहाँ पर वो किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी, जहाँ वो लड़का यही कह रहा था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अब यान उस लड़के की फोटो ले लेता है और असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़के की सारी डिटेल्स निकलवा कर मुझे दो। अब फिर नेक्स्ट डे की नाइट को फिर से नियान रेडी होकर बाहर निकलती है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर बिजनेसमैन और उसके आदमी आ गए और दोबारा से उसको किडनैप करके ले जाने लगे। लेकिन यान उसका पीछा कर रहा था और बस फिर क्या था, फिर तो बिजनेसमैन और उसके आदमियों को बहुत बुरी तरह से मारता है। इन सब के बाद वो न्यान को गोद में उठाकर घर पर लेकर चला आता है, क्योंकि उसकी कमर में तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। अब न्यान अपने हाथों से मेडिसिन लगाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे लग ही नहीं पाती। तब यान उसकी हेल्प करता है और इसी तरह से ये मोमेंट तो थोड़ा सा रोमांटिक हो गया था। अब यान उससे पूछता है आखिर तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, लेकिन न्यान तो आगे से कुछ बोली ही नहीं, क्योंकि वो अपनी मॉम के बारे में कुछ पता करने के लिए गई थी, जिस बारे में वो यान को कुछ भी नहीं बता सकती। अब जैसे ही यान अपना बैग लेने के लिए झुकने लगी, तभी एकदम से तो वो यान के बहुत ज्यादा क्लोज आ गई। इसकी वजह से तो हमारा हीरो बेहोश ही हो गया, क्योंकि पहली बार यान के इतना क्लोज कोई लड़की आई थी। अब इसको बेहोश देखकर बेचारी न्यान तो एकदम से शॉक हो जाती है और फिर इसको मेडिसिन देकर खाना बनाने के लिए चले जाती है। और जब वो खाना बना रही थी, इसी बीच यान को भी होश आ गया। वो जैसे ही जाकर उसको देखता है, तब तो उसको देखकर उसे परफेक्ट वाइफ की फीलिंग ही आ रही थी। फिर ये दोनों टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। वहीं यान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जिसको उसने बताया कि जिस आदमी से न्यान मिलने के लिए गई थी वो कोई और नहीं बल्कि एक प्राइवेट जासूस है, जिसको कि न्यान अपनी स्टेप मॉम की जासूसी के लिए लगाना चाहती थी, लेकिन वो पैसे ज्यादा मांग रहा था और इतने पैसे न्यान के पास थे नहीं। अब वो सेक्रेटरी को बोल देता है कि जाकर डिटेक्टिव से कह देना कि वो अपना काम जारी रखे और उसके जो भी पैसे होंगे वो मैं अपने आप दे दूंगा। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यान और न्यान आज तो दोनों एक पार्टी में जा रहे थे और यहाँ पर न्यान ने तो अपनी कोट ड्रेस भी ले रखी थी। अब ये दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वानली भी आई हुई थी, जो कि लेडीज के साथ वहाँ पर बैठकर यही कह रही थी कि मैंने अपनी स्टेप डॉटर को बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन वो मेरे प्यार को समझती ही नहीं है और बस मेरे खिलाफ उल्टी सीधी चालें चलती रहती हैं। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन की भी एंट्री हो गई और वो स्टेप मॉम को कहने लगी कि मेरे पिछले बिहेवियर पर मुझे माफ कर देना और अब मैं आपके साथ ड्रिंक करके अपने सारे गिले शिकवों को भुलाना चाहती हूँ। फिर वो ड्रिंक करने के लिए चीयर्स करती हैं, तो इसी बीच में न्यान वानली की ड्रेस पर वाइन डाल देती है। अब ये वाइन डालने के बाद वानली को तो बहुत ही गुस्सा आ गया, लेकिन इसी बीच न्यान ड्रेस लेकर आई और उनको कहने लगी कि आप इसको चेंज कर लीजिए। अब वैनली जैसे ही रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है, तब उसने ड्रेस खोल कर देखी और ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। एक्चुअली ये ड्रेस एक एयर होस्टेस की थी, जिसको देखकर वानली तो गुस्से से चूर हो गई। तभी वहाँ पर पीछे से न्यान आ गई और उसको कहने लगी कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम किसी नॉबल फैमिली से नहीं हो, बल्कि तुम तो एक एयर होस्टेस हो। अब न्यान की ये सारी बातें सुनकर वानली ये सारी बातें एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन फिर तो उन दोनों की भी हाथापाई होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैड भी सभी को अपनी रिटायर होने की न्यूज दे रहे थे। इसी बीच वहाँ पर तो ये सारी चीजें लाइव टीवी पर टेलीकास्ट होने लग गई और सभी लोग इसको देख रहे थे, जहाँ पर वानली उसको कहने लगी कि तुम्हारे डैडी मेरे पीछे पड़े थे और इसी वजह से ही मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया, और वो ये भी जानते हैं कि मैं किसी नॉर्मल फैमिली से नहीं बल्कि एक एयर होस्टेस हूँ, और वैसे भी तुम्हारी मॉम से ही तुम्हारे डैड नहीं संभाले गए, इसमें मेरी क्या गलती है। इसी बीच वहाँ पर डैड की भी एंट्री हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो वानली को कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रही हो, ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तभी वानली को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो यान की तरफ मारने के लिए बढ़ी, लेकिन यान आकर उसका हाथ एकदम से रोक लेता है। तभी न्यान ने वहाँ पर सबको बताया कि मैंने इसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए ये सब कुछ ड्रामा किया था, लेकिन डैड तो अब भी वानली की ही साइड लिए जा रहे थे। तभी यान कहता है कि जिसके आप साइड ले रहे हैं ना, वो ही आपकी कंपनी को अब तक लूटती आई है, जिसकी वजह से डैड को गुस्सा आ गया। लेकिन वो करते भी क्या, वो बाहर जाकर पब्लिक को शांत करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर की एंट्री हो जाती है। अब ये सारी चीजें देखकर स्टेप सिस्टर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चाकू उठाती है और यान की तरफ मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन यान उसको रोक लेता है, जिसकी वजह से यान के हाथ में चोट लग गई और जैसे उसने ब्लड देखा, वो तो बेचारा वहीं पर बेहोश हो गया।
अब इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग यान को देखते हैं जो कि लेटा हुआ था और उसकी साइड में ही न्यान बैठी हुई बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। तभी असिस्टेंट आया और उसको बताया कि हमारे ये जो बॉस है ना, ये अगर इनके बहुत ज्यादा क्लोज कोई आ जाता है या फिर ये ब्लड देख लेते हैं तो एकदम से बेहोश हो जाते हैं और ऐसा इनकी मेंटल हेल्थ की वजह से है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, ये बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर हमें यान के सपने में फ्लैशबैक का भी एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि किसी स्कूल में था और वहाँ पर किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था और इसी वजह से वो बहुत डर जाता है और तभी यान की आंख भी खुल गई थी और उसने यान को हक कर लिया। अब जैसा कि ये दोनों बहुत क्लोज आ गए थे, अब तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होने लगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है और ये दोनों भी दूर दूर हट जाते हैं। असिस्टेंट ने बताया कि यान के डैड उससे मिलने के लिए आए हैं। अब वो डैड के पास चली जाती है जहाँ पर डैड तो यान के साथ सेटलमेंट करने के लिए आए थे। एक्चुअली इसकी स्टेप सिस्टर ने यान को मारा जो था, इसीलिए पुलिस उसको पकड़ कर लेकर गई थी। लेकिन डैड यही चाहते थे कि यान उसके साथ सेटलमेंट कर ले और उसकी स्टेप सिस्टर को वहाँ से छुड़ा ले। लेकिन ये सब सुनकर यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि आप माफी मांगने की बजाय यहाँ पर उल्टा सेटलमेंट करने के लिए आ गए हैं। आपको मेरी और मेरी माँ की फिक्र तो कभी हुई ही नहीं। लेकिन उस सेटलमेंट को करने के लिए न्यान तो दो शर्तें रख देती है और कहती है कि पहली शर्त तो ये है कि आपको वानली को डिवोर्स देना होगा और दूसरी शर्त ये है कि आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी और वैनली को उसका सिर्फ 5% मिलेगा। अब जब ये सारी बातें जाकर डैड वानली को बताते हैं तब तो वो गुस्से से पागल ही हो गई। अब वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रामा करने लग जाती है, लेकिन डैड ने उसको बहुत समझाया कि फिलहाल हमारी बेटी को बचाना ज्यादा जरूरी है और तुम चिंता मत करो, ये सारी बातें मैं खुद ही सेटल कर लूंगा। जिसके बाद वो भी एकदम से चुप हो जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में न्यान तो यान के सामने जाती है और उससे पेपर साइन करवा लेती है। वो भी एकदम से साइन कर देता है और बाद में ये थैंक यू बोलकर जैसे ही जाने लगी तब तो यान ने इसको रोक लिया और कहने लगा कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। न्यान उसको पूछती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा और इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए कह देता है कि चलो कहीं पर घूमने चलते हैं। अब यान उसको इशारों में कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद यान साइन लैंग्वेज की बुक में उसको ढूंढता है, जिसके बाद उसे पता लगा कि ये कहना चाहती है कि मेरा फैमिली मैटर है और प्लीज मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी, आप इसमें बीच में मत आइएगा। इसके बाद न्यान सीधा अपने घर पर पहुंच जाती है जहां पर डैड उसको मिले और साथ में वहां उसकी स्टेप मॉम भी थी, जिसको देखकर वो तो गुस्से में आ गई और डैड से बोलती है कि ये यहाँ पर अब तक क्या कर रही है, क्या आपने इसको डिवोर्स नहीं दिया। लेकिन डैड ने बताया कि डिवोर्स के बाद भी इसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसीलिए मैं इसको यहीं पर रहने दे रहा हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है जो कि लोन को लेकर वहाँ पर आया हुआ था और लोन ने बताया कि आपकी वाइफ को मारने में वानली का ही हाथ था और ये तो हमेशा उसका सुसाइड करने के लिए उकसाया करती थी और जिस टाइम पर उन्होंने सुसाइड किया उस टाइम पर भी वो वानली से ही बात कर रही थी। और अब बस इतनी बात सुनी थी कि डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अब तो वो बेचारे टूट चुके थे। वानली उनके सामने बहुत ज्यादा ड्रामा तो करती है, बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन अब डैड उसको नहीं सुन रहे थे और बस इतना कहकर वहाँ से निकल जाते हैं कि अब के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। बेचारी न्यान भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और सोचने लगी कि मेरे डैड ने ही मेरी मॉम को बहुत धोखा दिया। अब असिस्टेंट न्यान को घर पर लेकर जा रहा था, लेकिन वो गाड़ी को बीच में ही रुकवा देती है और पैदल चलने लगती है। असिस्टेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या करना चाहती है। तभी ये ऊंची सी बिल्डिंग पर पहुंच जाती है और वहीं पर बैठकर ड्रिंक करने लगती है, क्योंकि अब वो भी नहीं जीना चाहती थी। अब असिस्टेंट को ये सब कुछ समझ आ चुका था, इसीलिए वो यान को कॉल कर देता है और यान भी सीधा वहीं पर पहुंच जाता है और जाते ही सबसे पहले न्यान को सुसाइड करने से बचा लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस टाइम पर वो नीचे कूदने वाली थी तभी वो बहुत जोर से माँ कहकर पुकारती है और जिसको सुनते ही ये दोनों ही शॉक हो गए थे। फिर यान उसको गोद में उठाकर नीचे लेकर आ जाता है। अब वो उसको बहुत समझाता है कि प्लीज तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। अब नेक्स्ट डे जैसे ही न्यान को होश आ जाता है तब वो खुद को बोलते हुए पाती है और बस वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो इतना ज्यादा बोलती है कि हमारा हैंडसम सा हीरो तो परेशानी हो जाता है और उससे कहने लगता है कि माना कि तुम इतने सालों बाद बोली हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बोलती ही रहोगी। अब इसके बाद ये दोनों दादाजी के बर्थडे में जाते हैं और वहाँ पर जाते ही जैसे ही न्यान उनके सामने बोलने लगी तब तो सब लोग शौक थे और साथ में दादाजी भी कि ये कैसे बोलने लगी। इसके बाद दादाजी यान को लेकर साइड के रूम में चले जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि अब तो कोई बहाना बनाओ और कहने लगते हैं कि अब तो तुम इस लड़की को छोड़ ही दो, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की से करवा दूंगा। लेकिन अब पता नहीं क्यों यान तो बहाने ही बनाने लगता है और कहता है कि सही टाइम नहीं है, जैसे ही सही टाइम आएगा मैं उसको दूर कर दूंगा।
अब फाइनली दादाजी केक काटते हैं और जैसे ही उन्होंने नियान को केक खाने के लिए कहा तब उसने बोला कि मुझे क्रीम से एलर्जी है। और इसके बाद तो पता नहीं क्यों होंगी और दादाजी एक दूसरे की तरफ ही देखने लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और आखिर इन दोनों ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद दादाजी के पास सर्वेंट आता है और उनसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बड़े बेटे को भी क्रीम से एलर्जी थी और इस लड़की को भी क्रीम से एलर्जी है। फिर फाइनली दादाजी नियान का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कह देते हैं और यहाँ पर उन दोनों की सारी बातें होंग्यू भी सुनी रहा था। अब रात के टाइम नियान यान के पास आती है और उसको कहने लगती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, क्यों ना हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। अब इन दोनों ने यहाँ पर ये बात कर तो ली थी लेकिन पूरी रात ही इन दोनों को नींद नहीं आई। नेक्स्ट डे जैसे ही नियान अपने कपड़े लेकर वहाँ से जाने लगती है तब तो यान उसको रोकने के लिए बोल देता है कि होंग्यू ने तुम्हारी मॉम की भी कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं और हमारी जो पिक्चर्स ली गई थी वो भी उसने ही की थी, तो शायद इस वजह से तुम्हारी मॉम का भी नाम क्लियर हो जाए। इसी वजह से तो नियान को उसके साथ ही रहना पड़ेगा। और बस इस बात को सुनकर तो हमारी हीरोइन एकदम से खुश हो जाती है और कहने लगी कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है इसीलिए अब मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और साथ ही वो उसको ये भी बोलती है कि अगर तुम्हारे दादाजी तुम्हारी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं तो क्यों ना हम दादाजी को यही बोल दे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्दी ही शादी भी कर लेंगे, और जब तुम्हें प्यार हो जाएगा और तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाएगी तब तुम मुझसे ब्रेकअप कर लेना। और बस यान तो चाहता भी यही था और हो भी यही गया। फिर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दादाजी को डीएनए रिपोर्ट्स में मिल जाती है जिसको देखकर दादाजी को एकदम से क्लियर हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पोती है। और अब तो वो नियान से मिलने के लिए सीधा घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाते ही यान उनको पहले ही बोल देता है कि अब तो मैं इसी से प्यार करने लगा हूँ और शादी भी इसी से करूंगा। जिसको सुनते ही दादाजी भी खुश हो गए और उसको एकदम से हाँ बोल दिया क्योंकि वो भी अब यही चाहते थे। वहीं यान के पास भी एक डीएनए रिपोर्ट थी जिसको देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो गया था। अब ऐसा क्यों था उसका पता तो हमें आगे ही लगेगा। अब नेक्स्ट सीन में दादाजी यान से मिलने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यान के साथ शादी कर लो, बट उसने कहा कि पहले मैं अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ। दादाजी भी हाँ बोल देते हैं और डॉक्टर को भेजने के लिए कह देते हैं। अब डॉक्टर यान के पास आ गया और उसको टच करके उससे फेमिलियर कराने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है और वो पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, प्लीज क्या कोई मुझे बताएगा। तब डॉक्टर यान को तो रूम में भेज देता है लेकिन यान को बैठकर बताने लगता है कि इसे कुछ इस तरह की बीमारी है और जैसा कि आप दोनों की शादी होने वाली है तो आपके टच से इसको जल्दी ही फेमिलियर हो जाना चाहिए, तो क्या आप इसमें मेरी मदद करोगी। और इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यान के टच में रहो ताकि वो आपके टच से फेमिलियर हो जाए। फिर यान सोचती है कि यान ने हमेशा उसकी हेल्प की है इसीलिए आज वो भी उसकी हेल्प करेगी। अब यान परेशान होकर नीचे आ जाता है और जैसे उसने देखा कि डॉक्टर यहाँ से चला गया वो तो रोने ही लगा और कहने लगा कि डॉक्टर तो मुझे यहाँ से ठीक किए बिना ही चला गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। अब न्यान उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा था, इसलिए न्यान बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, जिस पर यान ने सोचा कि शायद वो उसको किस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो पीछे होकर कहने लग जाती है कि डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल टच रखने के लिए कहा है ताकि तुम्हारी बीमारी ठीक हो सके, इसीलिए क्या इतना ठीक होगा। अब ये सुनते ही यान तो शर्माते हुए वहाँ से अपने रूम में ही चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि अब तो यान ने डिसाइड ही कर लिया था कि वो हमेशा यान के साथ ही रहेगी, यहाँ तक कि वो तो रेडी होकर उसके साथ ऑफिस भी चली जाती है और आज तो सारा दिन उसने यान का हाथ पकड़ के ही रखा, जिसकी वजह से यान को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन रात के टाइम फिर वो डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है कि आज पूरा दिन मैंने यान का हाथ पकड़े रखा लेकिन मुझे कोई खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि क्यों ना तुम थोड़ा रोमांटिक होकर उसके साथ देखो। अब यान तो एक मूवी देखने का डिसाइड करती है जिसमें उन्होंने हॉरर मूवी देखी और वो दोनों ही डरने लगे। पहले तो यान को हक करता है और कहने लगता है कि डरो मत, मैं यहीं पर ही हूँ, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा डर रहा था। इसी बीच लाइट चली जाती है और वो दोनों नीचे जाते हैं देखने के लिए कि आखिर लाइट को हुआ क्या है, लेकिन जाते टाइम ही रास्ते में सीढ़ियों पर यान का पैर फिसल गया और वो तो सीधा यान के ऊपर ही गिर गई, जिसकी वजह से उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो गई। अब किस के बाद बेचारी यान तो शर्मा कर रूम में भाग जाती है और वहीं यान भी अब उस किस के बारे में सोचते हुए थोड़ा शर्माए जा रहा था। अब नेक्स्ट डे वो दोनों ही रात के किस के बारे में सोच कर बहुत ज्यादा शर्माए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यान शॉपिंग के लिए निकलती है तब तो वान ली उसका पीछा कर रही थी। अब यान का उसके पास मैसेज आता है और वो उसको बताता है कि आज रात हम मूवी जरूर देखेंगे। यान ने भी उसका यस बोल दिया। वहीं जैसे ही यान मार्केट में होती है तब तो वान ली ने उसको किडनैप ही कर लिया और
दूसरी तरफ यान उसके लिए आज तो एक रिंग लेकर रखता है और आज रात तो वो उसको प्रपोज करना चाह रहा था। लेकिन तभी वैनली का कॉल उसके पास आया, जो कि उसको कहती है कि जल्दी से इस जगह पर आ जाओ, मैंने नियान को किडनैप कर लिया है। अब वो रिंग को पॉकेट में रखता है और सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वैनली तो नियान को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही थी। यान ने उसको बहुत ज्यादा मना तो किया, लेकिन वो मानी ही नहीं और नियान को बिल्डिंग से धक्का दे दिया। अब बेचारी नियान बिल्डिंग से लटक जाती है और हमारा हीरो उसको बचाने की कोशिश करने लगता है। अब वैनली उन दोनों को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से यान के आदमी आ जाते हैं और वैनली को पकड़ लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यान ने भी नियान को ऊपर खींच लिया। अब यहीं इसी जगह पर यान ने तो नियान को वो रिंग दे दी और उसको प्रपोज भी कर दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और हमारी एक क्यूट सी हीरोइन भी स्माइल करती है और उसके प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपनी वेडिंग ड्रेस लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही नियान ने एक ड्रेस ट्राई की तब तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यान तो उसको बस देखता ही रह गया और कहने लगा कि मैं तो अपनी वेडिंग में किसी को नहीं बुलाने वाला, कि कहीं तुम्हें कोई देखकर नजर ना लगा दे। अब ये दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं जहाँ पर यान उसको किस करने वाला था, लेकिन यान ने उसको रोक दिया और कहने लगी कि कहीं कोई हमें देख ना ले। तभी यान बेहोश होने का ड्रामा करता है और एकदम से फिर यान को किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब तो होंग यू यान के पास आता है और उसको कहता है कि तुम और यान दोनों भाई बहन हो। बेचारी यान को तो इस बात पर कोई यकीन ही नहीं हो रहा था। अब होंग यू उसे बताता है कि तुम ग्रैंडपा के बड़े लड़के की बेटी हो और वो उसे कुछ फोटोज भी दिखाता है जिसमें कि उसकी मॉम और यान के अंकल की कॉलेज वाली फोटोज थी। इन दोनों का अफेयर था, लेकिन ग्रैंडपा को तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इसकी शादी किसी और से करा दी। लेकिन शादी के बाद भी इन दोनों का अफेयर चलता रहा। इसका मतलब ये है कि तुम और यान दोनों भाई बहन हो। अब ये सारी बातें सुनकर तो बेचारी यान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और सोचने लगती है कि इसका मतलब ये है कि मेरी मॉम ने ही मेरे डैड को धोखा दिया था। अब यान तो सीधा भागती हुई अपने डैड के पास जाती है और उनको पास्ट की सारी बातें बताने के लिए कह देती है। डैड भी मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होंग यू भी अब यान से मिलने के लिए आया था और उसको वो भी सारी बातें बता देता है और कहता है कि यान तुम्हारी सिस्टर है। लेकिन होंग यू ने जैसे ये बात यान को बताई तब यान को ये बात शॉकिंग नहीं लगी, जैसे कि वो उसको पहले से ही जानता हो। अब वो उसको डीएनए टेस्ट देता है और कहता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं चाहता, लेकिन तुम वो प्रेसिडेंट वाली सीट छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ डैड भी यान को बता रहे थे कि मैं तुम्हारी मॉम के डैड की कंपनी में ही काम किया करता था। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। और मैंने भी ऐसा ही किया, उनकी बेटी से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद मुझे पता लगा कि वो तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। इसी वजह से मैं वानली के साथ अफेयर में आ गया और उसी को ही प्यार करने लगा। ये सारी बातें मीडिया में फैल गई और मैंने सारा इल्जाम तुम्हारी माँ पर लगा दिया। अब ये सारी बातें बताते हुए डैड बहुत ज्यादा शर्मिंदा तो हो रहे थे। वहीं नियान भी काफी ज्यादा हर्ट थी। वो डैड को कहती है कि आपको पहले से ही पता था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझसे सारा सच छुपाया। वहीं दूसरी तरफ यान तो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि नियान उसको कहीं भी नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ नियान तो अपनी मॉम की कब्र के पास ही पहुंच गई थी और उनको कहने लगी कि मैंने आपको हमेशा सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन आप ही सबसे ज्यादा गलत निकली और वो इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे शादी भी नहीं कर सकती। इसी बीच वहाँ पर यान भी पहुँच जाता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। उसको इस तरह देख कर यान भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो अपने घर पर पहुँच जाता है और उसका वेट ही कर रहा था कि कब नियान आएगी और कब मैं उससे बात करूंगा। लेकिन नियान आती तो है और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। वो नियान को रोकता है और अपनी सारी कहानी बता देता है। कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दादाजी ने मुझे अडॉप्ट किया था। एक्चुअली मुझे जन्म देने के बाद ही मेरी माँ गुजर गई थी, इसी वजह से मेरे डैड ने ही मुझको पाला था। लेकिन एक टाइम पर मेरे दादाजी ने मेरे डैड की कंपनी को खरीद लिया और उनके पास कीमत चुकाने के पैसे नहीं थे। इसी कारण उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और इसी वजह से मेरे डैड ने भी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब फिर ये सारी बातें सबको पता लग जाती हैं और जिसके बाद इसके पीछे की वजह भी पता लगी, जो कि होंगी था। फिर इसके बाद एक दिन दादाजी किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज आए थे। वहाँ पर किसी तरह से मैंने अपने आप को ही अडॉप्ट करवा लिया ताकि मैं इनकी कंपनी को अपने हाथों में ले सकूं और अपने डैड की मौत का बदला भी ले सकूं। साथ में उसने नियान को एक और बात बताई कि दादाजी चाहते हैं कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें, क्योंकि होंग यू हमारी सारी बातें जान चुका है और वो यही चाहता है कि मैं किसी तरह से इस कंपनी के प्रेसिडेंट से हट जाऊं। इसलिए दादाजी के पास भी कोई रास्ता नहीं है और वो चाहते हैं कि हम दो भाई बहन बनकर ही रहें। अब ये सारी बातें सुनने के बाद नियान काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और स्कूल आकर बेंच पे वहीं बेहोश हो जाती है, जिसको कि प्रिंसिपल ने भी देख लिया था।
अब जैसे ही उसे होश आता है तब प्रिंसिपल उसकी मॉम की डायरी उसको देती है और साथ में उसको ये भी खबर मिलती है कि उन दोनों के ब्रेकअप की बात सारी मीडिया में फैल चुकी है। अब जैसे ही वो अपनी मॉम की डायरी पढ़ती है तब उसको पता लगा, मैंने हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन जब मैं होंग्यू के भाई से बिजनेस के सिलसिले में मिली तब उस टाइम पर उसके भाई ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। लेकिन इतना ज्यादा ड्रिंक करने के बावजूद भी हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होंग्यू ने हम दोनों की फोटोज ले ली और सारी मीडिया में वायरल कर दी, जिसकी वजह से मेरा घर टूट गया था और किसी ने भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। सब लोग तो बस उन फोटोज पर यकीन कर रहे थे। अब ये सारी बातें पढ़ने के बाद तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि मैंने अपनी माँ को गलत समझा, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी माँ का नाम क्लियर करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी यान को मीडिया के सामने लेकर जा रहे थे, जहां पर वो तो उसकी शादी मिस लू से करवाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर न्यान वेडिंग ड्रेस पहनकर आ गई और सबके सामने अनाउंस कर दिया, मैं यान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए हम दोनों ही शादी करेंगे। तभी होंग्यू पीछे से बोलता है कि इन दोनों की शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये दोनों ही भाई बहन हैं। अब दादाजी भी उठकर बोलने लग जाते हैं और सबको सच सच बता देते हैं कि ये जो यान है कि ये मेरे बेटे का बायोलॉजिकल लड़का नहीं है, बल्कि मैंने उसे अडॉप्ट किया था। और बस फिर क्या था, इस तरह से तो होंग्यू का मकसद भी पूरा हो गया। अब सबको ये बात पता लग गई, इसीलिए यान तो प्रेसिडेंट रह ही नहीं सकता था क्योंकि वो उनके परिवार से जो नहीं था। अब होंग्यू को दादाजी बहुत ज्यादा डांट रहे थे, इसी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जहाँ पर न्यान उनको संभालती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होंग्यू यान से यही कह रहा था कि अब देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। अब जैसा कि न्यान और ग्रैंडपा दोनों ही गाड़ी में जा रहे थे, जहाँ पर न्यान ने उनको आइडिया दिया कि भले ही यान आपका खून ना हो लेकिन मैं तो आप ही का खून हूँ, इसीलिए आप मुझे प्रेसिडेंट बना दीजिए। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर दादाजी अनाउंस कर देते हैं कि आज के बाद न्यान ही इस कंपनी की प्रेसिडेंट होगी, क्योंकि वो होंग्यू को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। अब होंग्यू खड़ा होता है और सबको रिपोर्ट्स दिखाता है कि ये न्यान उसके बड़े भाई की बेटी नहीं है। एक्चुअली उसने रिपोर्ट्स चेंज कर दी थी, लेकिन यान दूसरी रिपोर्ट्स लेकर आता है और उसको बताता है कि ये असली रिपोर्ट नहीं है, बल्कि असली रिपोर्ट मेरे पास है और न्यान उन्हीं की बेटी है। वहीं न्यान भी अपनी मॉम की डायरी सबको दिखा देती है, जिसकी वजह से सब लोगों को सच्चाई पता लग गई थी और वो कहने लगे कि आपने ही अपने भाई को ड्रग्स दी थी। और बस इतना सुनना था कि दादाजी तो उस पर बहुत ज्यादा भड़क गए और बस फिर तो वो उसे अपनी जायदाद से अलग ही कर देते हैं और कहने लगते हैं कि आज से मेरे दोनों बेटे ही मर गए। अब मीटिंग खत्म होने के बाद न्यान दादाजी से कह देती है कि मैं इस कंपनी की सीईओ नहीं बनना चाहती, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान कंपनी में वापस आ जाता है। वहीं होंग्यू भी अपना सारा का सारा सामान इकट्ठा करके वहाँ से जाने वाला था, लेकिन यान उसको याद दिलाता है कि अभी भी उसका बदलाव पूरा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ न्यान जैसे स्कूल पहुंचती है तब तो प्रिंसिपल भाग कर आती है और उसको उसकी मॉम की कब्र पर पहुंचने के लिए कह देती है। वो भागती हुई अपनी मॉम की कब्र पर पहुंचती है और वहाँ पर बहुत सारी डेकोरेशन की हुई थी और ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हीरो ने ही कर रखी थी। और यहाँ पर उसने काफी सारे नोट्स भी लगाए हुए थे जिसमें उसने माफी मांगी हुई थी और फाइनली न्यान भी उसको माफ कर देती है। फिर यान उसके सामने आता है और वो अंगूठी लेकर फिर से प्रपोज करने लग जाता है। और अब तो वैसे भी सब कुछ ठीक हो गया था, इसीलिए न्यान ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इन दोनों के इसी रोमांटिक से मोमेंट के साथ ही हमारे ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।